कश्मीर में जमीन को लीज पर देने के कवानीन में तब्दीलियां की गई है। नए कवानीन पूरे यूटी के लिए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के इस नोटिफिकेशन की इशाअत के साथ ही सरकारी गजट नाफिजुल अमल हो गया है। नए लैंड ग्रांट्स रूल्स 2022 की नफाज के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और हेल्थ रिजॉर्ट्स में सरकारी ज़मीनों पर तमाम इजारादारियां ख़त्म हो जाएंगी। एक तारीखी फैसले में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल के रोज़ नए लैंड ग्रांट्स रूल्स को मुतारफ़ कराया, जिसकी रूह से इससे मुतल्लिक़ तमाम साबिक़ा क़वानीन मनसूख हो गए। नए क़वानीन की दफ़ात के तहत तमाम सबकदोश होने वाले किराएदारों को ज़मीन का कब्ज़ा हुकूमत के हवाले करना होगा, जिसे उन्होंने लीज़ पर लिया था। जहाँ लीज़ या तो ख़त्म हो चुकी है या कवायद से पहले तय की गई थी, उनकी तजदीद नहीं की जाएगी। कवानीन में तब्दीली के मुताबिक ज़मीन सिर्फ 40 साल के लिए लीज़ पर दी जाएगी और हुकूमत को इसका हक हासिल होगा कि लीज़ पर दे या बेदखल करें। लैंड ग्रांट रूल्स में तरमीम के सबब जम्मू कश्मीर में तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बीजेपी हुकूमत यहाँ सैनिक कॉलोनियाँ बनाना चाहती है और लीज्ड लैंड्स पर सयाहत के लिए सरगर्मियां अंजाम देने वालों को ज़मीनों से निकाल देना चाहती है। टूरिज्म प्लेयर्स और बिजनेस करने वालों को ज़मीनों से बेदखल करने का मंसूबा है। हुकूमत की तरफ से लैंड ग्रांट रूल्स नोटिफाई किए जाने के बाद कोहराम मच गया है। महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद के साथ इस ज़मन में खुसूसी बातचीत की। साबिक वज़ीर आला ने इस दौरान अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी बात की। पीडीपी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, पहले जानना चाहेंगे, लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, इस पे आपकी क्या नहीं, देखिए, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे। पीडीपी की जो बीजेपी का जो मंशा है, जो उनके अज़ाइम है, वो आज खुल के सामने आ रहे हैं कि जो 370 उन्होंने ख़त्म किया, वो उसके पीछे जो मकसद थे, उसके पीछे जो इनका एजेंडा था कि एक तो जो हमारे वसाइल है उनकी लूट, और उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ ज़मीन से बेदखल करके सेटलर्स, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है कि अपने मुल्क के बारे में ये बात कहना, अपनी मुल्क की लीडरशिप के बारे में ये बात कहना, जिस तरह इसराइल गाज़ा में कर रहा है। वहाँ के जो लोग जो रहते हैं उनको वहाँ से निकाल के बाहर से सेटलर्स को लाके उनको बसाने की बात करता है। तो बिल्कुल वही हो रहा है कि जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ का बिज़नेस ज़्यादा लीज़ पे चलता है, लीज़ की ज़मीनों पे चलता है, उसको अटैक करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी ज़मीनें, जैसे सैनिक कॉलोनीज़ की बात करते हैं, मैं जब वज़ीर आला थी तब भी ये बात चली थी, पर मैंने उस वक्त इनको बिल्कुल मना किया था कि ये आप नहीं कर सकते हो। जो बात आ रही है वो ये है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको हटा के बाकी लोगों को दिया जाएगा। नहीं, ऐसी तो कोई, हमने तो देखा गरीब लोगों को भी, बेचारों को, जिनके पास कुछ मरले ज़मीन थी, जिनके जो गरीब से गरीब तर जो जंगलों के पास रहते थे, जिनके पास घास चराई थी, जिसके पास सरकारी ज़मीनें थी, वहाँ भी गरीब लोगों को ही निकाला है। तो अमीरों को तो, अमीर तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ जो सफारिश इधर उधर कर सके, पर गरीब कहाँ जाएगा। और इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है। जो हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी मईशत चलती है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जिनके कमर्शियल बिजनेस एस्टेब्लिश किया इन ज़मीनों पे, जो दुकानदार हैं, जिनका रोज़ी रोटी इसी पे चलती है, तो जब ये उन सब को निकालेंगे तो ये तो सीधा हमला है हमारे कारोबार पे, हमारी मईशत पे हमला है। और मकसद क्या है, अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में, उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जो सैनिक कॉलोनी, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उनको ये ज़मीन दी जाएगी। तो इसका मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। तो ये तो बाहर के लोगों को आप क्यों, बाहर जो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, दूसरी स्टेट्स में देखिए, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर को ही लेके आप खिंबर चली गई हैं। जो सिक्योरिटी वहाँ की है, इल्तिजा ने एक ख़त भी लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो तो सिक्योरिटी को लेके है कि उनको तकलीफ़ है। क्या आपकी पर्सनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है वहाँ जाके? वो तो मुझे मालूम नहीं, उसका जवाब तो सिक्योरिटी एजेंसीज ही दे सकते हैं। हमने तो मीडिया के ज़रिए सुना है कि इन्होंने कोई लेटर वगैरह लिखे थे कि वहाँ जो है सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। पर हम भी आम लोगों में लोग हैं, तो जैसे आम लोग रहते हैं हम भी रह सकते हैं। बाकी ये सही है, इल्तिजा ने ये सही बात कही कि जो सिक्योरिटी जितनी भी हमारी वहाँ है, कम है, ज़्यादा है, उनके इंतज़ामात बिल्कुल अच्छे नहीं, बिल्कुल ही वो
इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। उनके रहने के लिए जगह नहीं, उनकी गर्मी के लिए जगह नहीं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास बाथरूम नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने उनको एक बाथरूम दिया है जहां लेडीज़ भी जाती हैं बेचारी, जो पुलिस की होती हैं, बाकी लोग भी जाते हैं। बहुत ही इनह्यूमन हालात में रह रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में चाहे वो सीआरपी के लोग हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। कोई इतनी ठंड है, इस ठंड में वो बेचारे ऐसे ही होते हैं, कोई ख्याल नहीं किया जाता है। फिर आप पे एक सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि इनको एकोमोडेशन तो दे दी थी यहाँ, वो आप गई नहीं। वो तो अब मैं उसमें क्या बताऊं कि कौन सी अकोमोडेशन दी थी, वो सूटेबल नहीं थी हमारे लिए। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लैंड ग्रांट रूल्स में तरामीम को जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के हुकूक छीनने की एक और कोशिश करार दिया। अनंतनाग के पहलगाम, अशमकाम और सरहमदान में अलग अलग पार्टी कारकुनों के इज्तिमात से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मरकज़ जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो इसके लिए कुछ नया करें, न कि यहाँ के लोगों को तंग करें। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को यूटी तस्लीम नहीं करते हैं और रियासत का दर्जा बहाल कराने के बाद ही वो PSA जैसे कवानीन को हटाएंगे। इस मौके पर अल्ताफ कुल्लू, डॉक्टर वीरी, नासिर असलम बानी और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने ज़ियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर भी हाजिरी दी। मालिकाना हक आपको बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड ग्रांट एक्ट के तहत और इन बाकी कानून के तहत दिया। उन्हीं जमीनों पे आज ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, घर से हमें बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कारखाने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नया इनसे मिला नहीं, नया इनसे बना नहीं। जनाब अगर बाहर से आपने लोगों को लाके यहाँ कारखाने लगवाने थे तो नए लगाते। अगर आपको इनको होटल दिलवाने थे तो नए होटल बनते। अगर आपको इनको दुकानें देनी थी, नए दुकान बनते। बजाय ये कि नया कुछ बने, बना बनाया जो हमारा है वो हमसे छीन के किसी और को देने की कोशिश की जा रही है। लैंड लीज मामले पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सादत से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP हो, इन्होंने अपने ठेकेदारों के नाम ही हर बार आगे किए हैं। 2002 में अगर इन्होंने लीज पे कुछ होटलियर्स को दे दिया है तो वो इनके अपने ठेकेदार थे। चलिए आज 2022 है, 20 साल उन्होंने उसको लीज पे ले लिया है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। हमारे नौजवान 12 लाख 13 लाख यूथ जो है इस वक्त हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। अगर किसी नए किसी यूथ को मिले बिना मजहब मिल्लत तो इसमें महबूबा जी को क्यों एतराज़ है? मैं महबूबा जी को कहना चाहूँगा आपके ठेकेदारों का राज खत्म हो चुका है। अब नए लोग यहाँ पे आए हैं। अब ये जो लीज पे जितने भी होटल्स हमारे हैं, जितना भी हमारा कोई सरमाया है, ये नए लोगों को मिलेगा। आपके लोगों ने बहुत रेस्ट किया है और आराम भी किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने लैंड अमेंडमेंट एक्ट से मुतल्लिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि महबूबा अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को बरगलाने का काम कर रही है। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। एक निकला है लैंड अमेंडमेंट बिल निकला है जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इसराइल टाइप का यहाँ पे बनाना चाहते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा बड़ी परेशान है, उनकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। लैंड भी जम्मू कश्मीर के लोगों की है, नौकरियां भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों का है। हम इस देश के रहने वाले हैं और मिलजुल कर हम रहते हैं। इश्तियाल अंगेजी ठीक नहीं है जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही है। होटलर क्लब और कुछ दीगर एसोसिएशन के अरकान ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन के लीज के उसूल में तब्दीली पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत को लीज से मुतल्लिक़ मामलात का खुश उसलूबी से हल निकालना चाहिए। श्रीनगर में एक मीटिंग हुई जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर ने शिरकत की। बड़ा ही हार्ड एक फैसला लिया गया है जो कल से है
क्योंकि लीज यहाँ पे अगर हम गुलमर्ग देखें, पहलगाम देखें और सिटी में भी देखें तो बहुत सी जो लैंड है वो लीज है। और लीज का एक पहले जो एक्ट था उसमें 40 + 20 + 30 के हिसाब से वो लीज का सिस्टम रखा गया था 90 ईयर्स का। और अगर हम कश्मीर स्टेट से बाहर भी जाएं तो इसी बेस पे 40 साल के बाद उनको एक्सटेंड किया गया। और मुझे लगता है 4-5 महीने पहले जब हम आप गवर्नर साहब से मिले थे तो उन्होंने भी हमें श्योरिटी दी थी कि हम आपको बेदखल नहीं करेंगे, आप ही के साथ हम बातचीत करके कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके इस लीज को हम एक्सटेंड करेंगे। अब क्या बदला? अब उन्होंने कहा कि जी पहले आप वैकेट कर दीजिए, फिर इसमें एक कमेटी बैठेगी, फिर हम इसका ऑक्शन करेंगे और फिर हम देखेंगे। और देखिए इसमें ऑलरेडी 600 स्कूल भी आ रहे हैं, जो हमारी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और हमारी दूसरे एसोसिएशन है, तो शुरू किया फ्रॉम स्कूल, लेकिन उस वक्त 1 लाख को तब्दील नहीं किया गया था। लेकिन अब इन्होंने जो कल है एक नया SOR निकाल के इसको लाख को, जिससे कि कश्मीर में चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है या एजुकेशन है या हमारे और भी ट्रेडर्स हैं वो सब बैठ जाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को, और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस पर नजरसानी करनी चाहिए, ये एकदम नजरसानी करें इसी सिलसिले में। बल्कि आज सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ आए, बीइंग आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, तो उस वास्ते आए हैं। तो मगर हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इसको एक्सटेंड कर लीजिए। होटलियर्स परेशान है, एक तरीके से उनको लग रहा है कि कुछ होगा। नेचुरली सारे परेशान हैं, हमारे मुलाजिम परेशान हैं, लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सारी तो परेशानी में ही है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, जिनके पास ये होटल है बने हुए हैं ये उनको ही देना चाहिए। ठीक है, कुछ प्रीमियम ईमेल लेना हो खुशी से ले ले, हमें क्या उसमें है, हम सारे तैयार बैठे हैं। शुक्रिया। होटलियर्स और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास लीज है, उन्हें ये अंदेशे हैं और एक तरह से एक परेशानी का माहौल फैल गया है कि आगे क्या होगा, ये सवाल सबके जहनों में है। लेकिन होटलियर्स का कहना है, जो लोग टूरिज्म प्लेसेस पे हैं उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से भी चाहे एमिकेबली मामलात तय हों, लेकिन ये जो 40 साल के बाद जो बहुत सारे इलाकों में टूरिज्म प्लेसेस पे लीज खत्म हो चुकी है, इसको एक्सटेंड करें और उन्हीं लोगों को दे दें जो लोग वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। LG ने सैटेलाइट टाउनशिप और शहजर हाइट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार और श्रीनगर मेयर अजीम मतू मौजूद रहे। LG ने कहा कि यूनिक फैमिली ID आवाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि G20 समिट जम्मू कश्मीर के आवाम की मंजूरी से मुनक्किद की जाएगी। सैटेलाइट टाउनशिप श्रीनगर के रेखी गुंड आर्क और शहजर हाइट्स बिमना में तामीर किया गया है। इसकी तामीर से शहर में रेजिडेंशियल हाउसिंग का तस्वर तब्दील होगा। इस प्रोजेक्ट्स में बुनियादी सहूलत, अस्पताल, हेल्थ क्लब और सरसब्ज पार्क तामीर किए हैं। और LG ने एक सवाल पर कहा कि लैंड लीज कानून आवाम की सहूलत के लिए तरमीम किए गए हैं। नए लीज कानून से आवाम अमन और चैन से रह सकेंगे। ऐतिहासिक और नई शुरुआत है जम्मू कश्मीर के लिए और वेल प्लान्ड एक न्यू सैटेलाइट टाउन श्रीनगर के पास जो विकसित हो रहा है, मैं समझता हूं कि यहाँ लोगों की रिहाइश में भी सुविधा होगी और यहाँ की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि उसी के बगल में मेडिसिटी, जिसमें अच्छे अस्पताल बनेंगे, हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं बन रही है। तो एक लंबे समय का जो सपना था यहाँ के लोगों का, जो आकांक्षाएं थी, उसे पूरा करने का काम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया है। स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो लैंड लॉज थे वो मैं कहूँ बड़े रिग्रेसिव थे, लोगों के हितों को ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए थे और इसलिए सामान्य आदमी को सुविधा हो, इसके लिए जो जरूरी बदलाव है वो किए जा रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड के कारण ही यहाँ तमाम 40-45% मुकदमे जो हैं वो लैंड रिकॉर्ड के कारण चलते थे, उनका डिजिटाइजेशन किया गया है। अभी चीफ सेक्रेटरी का कल आपने बयान पढ़ा होगा। मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा करने के बाद यहाँ लोग अमन, चैन और शांति से रह सकें। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को एक बार फिर धमकी मिली है। दहशतगर्द तंजीम TRF ने नई फहरिस्त जारी की है। दहशतगर्द तंजीम TRF ने PM पैकेज के मुलाजमीन कश्मीरी पंडितों को हदफ बनाने की धमकी दी है।
लिस्ट में 34 अफराद के नाम शामिल हैं। मुलाजमीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ ने फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को थ्रेटनिंग दी है, वार्निंग दी है और उनको ये कहा है कि वो कश्मीर में काम नहीं कर सकते। अब तकरीबन 17 फैमिलीज को तीसरे लिस्ट में जो उन्होंने रिलीज किया है सोशल मीडिया के जरिए, उनको थ्रेट दिया गया है। ये पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनमें खौफ है और तशवीश की लहर है। हम इनसे बात करते हैं। आज जो लिस्ट जारी हुआ है 17 लोगों का, 17 एम्प्लॉयज का, एक कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको लेके सरकार अभी भी कुछ संज्ञान नहीं ले रही है। बार बार ये थ्रेट लेटर आना और इस पे सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है और खासकर जो जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे मनोज सिन्हा जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको इस चीज को देखना चाहिए कि अगर ये ऐसे थ्रेट लेटर्स बार बार आ रहे हैं तो एम्प्लॉयज किस माहौल में आप एम्प्लॉयज को फोर्स कर रहे हो वहां पे जाने के लिए। हमारी आज भी यही मांग रहेगी और जो 217 दिनों से हम डिमांड कर रहे हैं कि रिलोकेशन कीजिए हमारी एम्प्लॉयज को जम्मू, आरसी ऑफिस जम्मू में, वो आज भी हम मांग कर रहे हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से। और जिन लोगों की आपने ये सैलरियां बंद करके रखी है उनको तुरंत सैलरियां रिलीज की जाए, क्योंकि अगर ऐसे थर्ड बड़े लेटर आए दिन आ रहे हैं और आप उसमें नाकामयाब हो रहे हो, और कुछ डीडीओज जिनकी फिर से मैं बताऊंगा जहादी मेंटेलिटी है और उनको फोर्स कर रहे हैं आप कश्मीर जाने के लिए। ये कौन से लोग हैं कश्मीर ब्यूरोक्रेसी में, अगर इनकी ये तनख्वाहें बार बार रोक रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं ऐसे जहादी ताकतों का सामना करने के लिए जो जिन्होंने वहां पे आतंक मचाया। आज देखिए माननीय एलजी साहब ने दौरा किया बारामूला और बांडीपुरा का, उनको कुछ ट्रांजिट अकोमोडेशन का इनॉग्रेशन करना था। उसके साथ साथ आप देखिए सुबह वो इनॉग्रेशन करने जाते हैं, शाम को एक थ्रेट लेटर आती है, जो भी इन क्वार्टर रूम में जाएंगे उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खासकर से ये टीआरएफ ने एक ओपन थ्रेट अब खोल के रखी है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि आप वो सिक्योरिटी फोर्सेस का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आए दिन वो आप पीएम पैकेज को ही टारगेट कर रहे हो और ये सरकार सोई हुई है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, अगर आपकी यही नीति है तो फिर हमें आप यहीं पे खत्म कीजिए, हमें यहाँ पे बुलडोजर आप चला दीजिए, हम वहां पे नहीं जाएंगे इन हालातों में। और इनके घर वाले परेशान हैं, ये खुद परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहजाज कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। कितना बड़ा कंसर्न? आपका नाम पहले? मेरा नाम निखिल है सर। कितना बड़ा कंसर्न है? हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि हमको यहाँ पे रिलोकेट किया जाए। आज तक इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं बोला। तो क्या चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं कि जब तक वहाँ पे हालात ठीक ना हो तब तक हमको यहाँ पे रिलोकेट किया जाए। आपका नाम? सर उज्जवल। उज्जवल, आप नए यंगस्टर हो, नाम आ रहे हैं, कितना आपके घर वालों को कितना कंसर्न है, उनके तशवीश कितनी है? सर टेंशन तो होती ही है कि जब नाम आ जाता है परेशान हो जाते हैं लोग कि पीएम पैकेज के तहत हम रिक्रूट हुए थे वहाँ पे, आज मेरा नाम आया तो घर में एक मातम सा छा गया। तो सर मैं ये आपका नाम भी है? जी सर मेरा नाम भी है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर वो सोए ना, वो जाग जाए, क्योंकि एक दिन हर एक एम्प्लॉय का नाम आ रहा है। अब वक्त सर पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। तो सर फॉर द टाइम बिंग जब तक ग्राउंड लेवल पे टेररिज्म जीरो नहीं होता, कम से कम भगवान के लिए हाथ जोड़ के विनती है इनसे कि हमें फॉर द टाइम बिंग अटैच कीजिए जम्मू ऑफिस में, क्योंकि हमारी जान जा रही। जब हमारे पास जान ही नहीं होगी नौकरी का हम क्या करेंगे? तो देखिए ये कंसर्न है, इनके नाम भी आए हैं। इसी तरह से अब पहले 56 लोगों का नाम आया, फिर 13 लोगों का नाम आया, आज फिर 17 लोगों का नाम आया। तो नाम आ रहे हैं टीआरएफ की जो सोशल मीडिया की जो उनकी वेबसाइट में, और ये सभी लोग जो तकरीबन 6000 कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और 3500 जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, ये यही कह रहे हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, ये आतंकवादियों के निशाने पर हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि इनकी रिलोकेशन जल्द से जल्द जम्मू होनी चाहिए ताकि ये इनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और उनके घर वाले भी जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायती इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का शेड्यूल जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का अमल 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 फरवरी तक जारी रहेगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सुशील कुमार ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा कि वो अगले साल होने वाली पंचायती इंतखाबात के इनेकाद से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल करना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर ने उनसे बातचीत की।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कब होंगे इसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और सबकी चर्चाओं में यही है कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले पंचायत इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। और इस सिलसिले में कल शाम को स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है पंचायत पोल्स के लिए, उसको वो 10 फरवरी 2023 रखा गया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुशील कुमार। इनसे हम बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या क्या डेट रखी है आपने। तो इसमें हमने क्या किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमने एक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल निकाल दिया है। इसमें हमने 21 दिसंबर जो है वहाँ तब से हमने जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023 जिनकी एज जो है वो 1 जनवरी 2023 को या तो वो 18 साल के उस दिन हो गए या उससे पहले हो गए हैं और उनका भी नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में आया नहीं है, तो वो सारे लोग जो है वो 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपने जो फॉर्म हैं, जो हमने इसमें एक फॉर्म रखा है जिसको बोलते हैं हम कि पर 2A फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं और उनका जो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल है वो उसको वो डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो अपडेशन है वो अपडेशन है। वंस यू फिल अप द फॉर्म, जैसे आपका फॉर्म आ जाता है तो ये पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल की जिम्मेवारी है कि वो उसको डिजिटाइज कराए। फिर चूंकि आपको पता है कि किसी वोटर को वोटर बनाना है कि नहीं बनाना है, जो उसके अंडर रूल जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं उसमें अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका डिसीजन जो होता है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो नॉमिनेट कर दिए हुए हैं। पंचायत लेवल बूथ इलेक्शन ऑफिसर्स नॉमिनेटेड हैं, उसके साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल AERO भी नॉमिनेटेड हैं। तो इसमें ये हमारा शेड्यूल का अगर आप बोले तो मैं इस पर डिटेल बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हमारा शेड्यूल जो है पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट पंचायत रोल जो एग्जिस्टिंग रोल है वो हम पब्लिश करेंगे 21 दिसंबर 22 को। उसके बाद सभी जो जितने भी वोटर जो एलिजिबल पर्सनस हैं हु कैन रजिस्टर देमसेल्फ एज वोटर्स, जो 18 साल के हो गए हैं विद रेफरेंस टू जनवरी 1 2023 एज द क्वालिफाइंग डेट, वो सारे के सारे 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 10 दिन रखे हैं उसको स्क्रूटनी करने के लिए और उसमें डिसीजन लेने के लिए, और फाइनल इलेक्टोरल रोल जो हमारी है वो 10 फरवरी 2023 को जैसे आपने बताया वो पब्लिश हो जाएगी। तो हमने सफिशिएंट 29 डेज दिए हैं लोगों को कि इसमें वो अपने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। कि उसमें क्लेम्स फाइल करने का मतलब ये होता है कि अगर आप वोटर हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने अपना नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी पंचायत से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोज करना है वो भी आप कर सकते हैं। कहीं आपकी नेम की करेक्शन करनी है वो भी हो सकती है इसमें। तो ये सारे एडिशन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन और करेक्शन, ये 4 फॉर्म होते हैं। चारों एक्टिविटी के लिए सेपरेट फॉर्म है, वो कोई भी आदमी फिल कर सकता है और ही कैन गेट हिज नेम इनरोल्ड, करेक्टेड, ट्रांसपोज्ड इन द इलेक्टोरल रोल। शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार, सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दावा कर रहे हैं कि इनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, इनका कमीशन पूरी तरह से तैयार है इन पंचायत इलेक्शंस के लिए। हालांकि इलेक्शंस अभी कब होंगे ये पता नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके लिए जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है और जो फील्ड में काम करना है उसके लिए भी इन्होंने सारी तैयारियाँ की हैं। और इनका अब इनकी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपना नाम इंक्लूड करवाए इन वोटर लिस्ट में, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज में जब भी पंचायत इलेक्शन होते हैं तो इस एक्सरसाइज में वो शामिल हो और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए वो भी अपना एक रोल अदा करें। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। LG इंतजामिया जल्द ही JK पोर्टल शुरू करेगा। कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए तरह तरह के बिजनेस से जुड़े लोग अहम सर्विस पा सकेंगे, जिससे ताजर बरादरी को बड़ी राहत मिलेगी, उम्मीद है। तो हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी भी डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए LG इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला JK वेब पोर्टल शुरू करने का मंसूबा बनाया है और बताया गया है कि नया वेब पोर्टल ताजर बिरादरी के लिए काफी मुफीद साबित होगा। आम शहरियों और कारोबारी इदारों की तमाम डिजिटल सर्विसेज तक रसाई के लिए JK पोर्टल वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेगा। आम शहरियों को ऐसी फ्रेंडली ऐप मिल जाएगी जिससे लोग
किसी भी महकमे से मुतल्लिक अपनी शिकायत को आसानी के साथ रजिस्टर करा सकेंगे और वक्तन फवक्तन अपनी दरख्वास्त और फाइल का स्टेटस भी देख सकेंगे। बताया गया है कि ओपन सर्विसेज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। पोर्टल पर हर यूजर को सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी दी जाएगी और ये हर एक सिटीज़न के लिए रहेगा और बिजनेसेस के लिए। इसमें हमारी जो ग्रीवेंसेस वगैरह जो आज तक हम कंप्लेंट्स वगैरह किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड या कुछ भी हम ऑफलाइन में डाल के अपने डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसी पोर्टल में रहेगा और इसके साथ साथ जो हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएगा कि हमारी जो कंप्लेंट है वो कहाँ तक उसका जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पहुँचा हुआ। और साथ साथ में बिजनेसेस के लिए भी इसमें फैसिलिटीज़ दी जाएगी कि जैसे जो हम सर्टिफिकेशंस वगैरह ऑफलाइन पे अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर के जा रहे थे या हमें उसमें लॉन्ग प्रोसेस रहता था या कभी कभार कुछ इश्यूज आ जाते थे, तो अब ये सारी चीज़ें हम अपने इस जेके पोर्टल से कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट रहेगा हर एक सिटीज़न के लिए और एक बिजनेसेस के लिए स्पेशली, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पोर्टल नहीं था कि हुकूमत की तरफ से नोटिफाई किए गए डिजिटल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हुए मौजूदा और नई सर्विसेज एक्सेस की जा सकेंगी। पोर्टल पर दरख्वास्त देते वक्त दस्तावेजी सबूत के अटैचमेंट्स का लुज़ूम भी खत्म कर दिया जाएगा। सिटीजन फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज क्वालिटी ऐप लॉन्च की जाएगी ताकि शहरी किसी भी महकमे से मुतल्लिक अपनी शिकायत को आसानी के साथ दर्ज करा सकें और अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल को भी जान सके। ज़ायदस 32 डिपार्टमेंटों से कई डिपार्टमेंट्स जो है इस दायरे में लाए जा रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग में सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको ग्रॉस रूट लेवल पर वसीतर बनाना और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना गवर्नमेंट की अहम तवज्जो होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को वसीतर लेवल तक, ग्रॉस रूट लेवल तक, ग्राउंड जीरो लेवल तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ख्वाब जो है अब कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि शर्मिंदे ताबीर होगा। जेके पोर्टल जैसे बहुत सारी कोशिशों को इस हुकूमत को चाहिए कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बड़ा कदम है। हुकूमत की इन दावों के चलते मकामी लोगों और ताजरों ने अपने खदशात का इजहार किया है। पोर्टल को वर्किंग कंडीशन में रखने पर जोर दिया गया है ताकि उससे लोगों को मुनासिब अंदाज में मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोगों ने जेके पोर्टल लॉन्च करने के मंसूबे का खैर मकदम किया है। मुख्तलिफ महकमों की तमाम ऑनलाइन सर्विसेज तक एक ही जगह पर रसाई हासिल करने में नए पोर्टल से मदद मिलेगी। लोग अपने मसाइल का हल कराने के लिए पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समाजी कारकुनान ने मयारी अंदाज में शिकायत के निपटारे पर जोर दिया है। आज हम सब इसको वेलकम करते हैं कि जहां पर अंडर वन रूफ, अंडर वन पोर्टल आपको सारी चीजें सामने आएंगी, जहां पर वन कैन लॉन्च दी कंप्लेंट्स ऑल्सो। एक आम नागरिक भी उसमें अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ आज जम्मू कश्मीर की सरकार बढ़ती हुई दिख रही है और मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी की बात करूं या अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर इसका एक बहुत बड़ा लाभ जो एक आम नागरिक को भी होगा। सिर्फ ये कहता हूं, जो कल सरकार अनाउंस करे भाई इस पोर्टल में क्या क्या होगा, क्या वाकई 6 महीने के बाद वैसा होता है, इनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर चाहिए। भाई जो हमने ये लॉन्च की है क्या प्रॉपर ग्राउंड पे वैसी जा रही है? अगर वैसा होता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, सल्यूट करता हूं। अगर ऐसे ऐसे इनिशिएटिव सरकार करती है, अप्रिशिएट है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज बारामूला के ख्वाजा बाग इलाके में बनने वाली ट्रांजिट अकोमोडेशन का मुआयना किया। एलजी ने फ्लैट्स में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मुलाजमीन को सिक्योरिटी और महफूज माहौल फराहम करने पर जोर दिया ताकि वो बगैर किसी परेशानी के काम कर सकें। एलजी के साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, शालिन काबरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पुले, एडीजीपी विजय कुमार और दीगर सीनियर अफसरान थे। वाज़ेह है कि ख्वाजा बाग बारामूला में ट्रांजिट रिहायश 40 करोड़ से जायद लागत से तामीर की जा रही है। ये पीएम पैकेज मुलाजमीन समेत तकरीबन 320 खानदानों के लिए काफ़ी होगी। हुकाम ने बताया कि ट्रांजिट रिहायश का काम जून 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर R&B अफसरान मौजूद रहे।
गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ का दौरा किया, जो ट्रांजिट एकोमोडेशन बन रही है खोजबाग में बारामूला के पास, तो इसका दौरा किया अफसरों के साथ इन्होंने दौरा किया और इसका जो है तामीराती काम का जायज़ा लिया और अफसरों को ये हिदायत दी कि इस कॉलोनी को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो मुलाजमीन हैं उनको यहाँ पे बसाया जाए। और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तकरीबन 320 जो हैं फैमिलीज़ के लिए ये क्वार्टर्स बनाए गए हैं और इसमें एक बात काबिल ज़िक्र है कि रिकॉर्ड मुद्दत में ये क्वार्टर्स बनाए गए हैं। R&B डिपार्टमेंट हमारी भी बात हुई R&B डिपार्टमेंट से, उनका यही कहना था कि इस साल के जून तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएंगे ये क्वार्टर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि 320 फैमिलीज़ के लिए ये अकोमोडेशन यहाँ पे बनाए जाएंगे ताकि जो है इन मुलाजमीन को परेशानियों से निजात मिले और ये अच्छी तरह से यहाँ पे रह सकें। और सिक्योरिटी के हवाले से जैसे मैंने बात की, सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत दी गई कि इसकी दीवारबंदी को जल्द मुकम्मल किया जाए और पूरा इन मुलाजमीन को सेफ़ और सिक्योर माहौल फराहम किया जाए ताकि ये अपने काम को तंदीही से अंजाम दे सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जिला बांडीपुरा के उडेना सोनावारी में कश्मीरी पंडितों के लिए तामीर हो रही ट्रांजिट एकोमोडेशन का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ट्रांजिट रिहाइश कैंप पर जारी काम का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि तकरीबन 58 करोड़ रुपए की लागत से 30 ब्लॉक्स में 480 फ्लैट्स पर मुश्तमिल ट्रांजिट कैंप यहां तामीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक 4 मंजिला है और हर मंजिल में 4 फ्लैट्स हैं। उसी तरह एक ब्लॉक में 16 फ्लैट्स हैं। उधर मकामी लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ तामीर होने वाले रिहाइश गाहों का खैर मकदम किया है। मकामी लोगों का कहना है कि इससे मकामी मुसलमानों और पंडितों में भाईचारा मजबूत होगा। अच्छे हैं, अलबत्ता पहले हम सुनते ये आए कि यहाँ माइग्रेंट आएंगे। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ माइग्रेंट आएंगे, पंडित भाई यहाँ आएंगे। जैसे हम गुजरे हुए ज़माने में 1990 से पहले थे, शाना बशाना चलते थे, इंशाल्लाह आज के बाद भी शाना बहुत खुशी हुई कि यहाँ माइग्रेंट आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज ज़िला बांडीपुरा के उडीना सोनावारी में पहुँचे और यहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन तामीर हो रही हैं उसका जायज़ा उन्होंने लिया। उनका यहाँ पे दौरा किया, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा और दीगर आला अधिकारी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो ट्रांजिट एकोमोडेशन यहाँ पे कश्मीरी पंडित के लिए बन रही हैं, ये 480 से ज़ायद यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसमें कुछ फ्लैट्स तैयार भी हुए हैं और 30 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल ये एक बड़ी कॉलोनी है जो कश्मीरी पंडित्स के लिए यहाँ पे जो है बन रही है और कुछ ही महीनों के बाद जो है वो कश्मीरी पंडित्स को जो है सौंप दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। बोनियार और उड़ी के PRIs सियासी लीडर और आम शहरी NHPC और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ बोनियार में एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 साल के दौरान बिजली के बिलों में कई गुना इजाफा कर दिया गया और उसके बावजूद आज भी बिजली कटौती का संगीन मसला उन्हें दरपेश है। बिजली कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चलता और इस मसले के हल का मुतालबा करने के लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। इस पहाड़ी खित्ते में शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई करने की BDCs और DDCs ने मांग रखी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि 3 दिनों तक भूख हड़ताल के बावजूद आला हुक्काम से किसी ने उनसे मुलाकात करने की न ही जहमत की और न ही कोई उनकी शिकायत सुनने को तैयार है। आज यहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुछ लीडर भी मुजाहरे में शामिल हुए और हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिजली सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाए। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर महकमे बिजली ने इलाके में बिजली सप्लाई बहाल न की तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। क्योंकि काफ़ी देर से हम ये डिमांड कर रहे थे कि पावर में सुधार लाया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी नहीं सुनी। बैक टू विलेज जो हो रहे थे हमारे, उसमें भी हमने ये इश्यूज रेज़ किए। हमें एश्योरेंसेस दी गई कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ये सब होगा। तो फिर जब ये शुरुआत हुई तो फिर इसमें सारे लोग जमा हो गए। PRIs भी जो है वो सपोर्ट करने लगे और साथ में आम पब्लिक भी। तो आहिस्ता आहिस्ता एक मूवमेंट का शेप ले रही है। जहाँ से बिजली की पैदावार होती है वहाँ पे बिजली नहीं मिलेगी। आप दिल्ली में देखो, गुजरात में देखे, बाकी स्टेटों में, वहाँ पे इस पे सरकार बना रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से बिजली की पैदावार होती है वहाँ को बिजली नहीं मिल रही है। घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा छाया जाता है। आप जानते हैं कि उड़ी में 3 पावर हाउसेज हैं, उड़ी 1, उड़ी 2 और लवर चैलो। पूरे इन पावर स्टेशन से जो है पावर जो है पूरे नॉर्दर्न ग्रिड को जाता है।
और हमें यहाँ पे ये हालत है कि चिराग तले अंधेरा, हमारे लोगों को पावर नहीं दिया जा रहा है। और उसके ऊपर जो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो दी गई हैं, जो बिल्स आ रही हैं, किसी जगह 300 आ रहा है, किसी जगह 400 आ रहा है, कहीं जगह 690 आ रहा है। अब मुझे बताइए इन हालातों में जहाँ पे पावर हमारा यहाँ पे और हमें ही ना पावर दिया जा रहा है और रेट्स भी हमारे एग्जॉर्बिटेंट रेट्स दी जा रही हैं। हमने गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए कि एक जमाना होता था जब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, बिलो पॉवर्टी लाइन, APL और उससे ऊपर वाले। उसके हिसाब से कोई बेवाएं होती थी, कोई गरीब होता था, किसी के पोजीशन उनको 110 रुपए का दिया जाता था। आज वो तीनों चीजें इन्हें काट के एक फ्लैट कर दिया है और उसका नतीजा ये है कि लोग फिर भी देने के लिए तैयार होते कि चलो ठीक है हम 690 रुपया दे देंगे, लेकिन पावर तो दिखाइए, पावर की है नहीं। इन्होंने डायरेक्ट पायलट फीडर बना दिया, हालांकि ये हमारी जमीन हम घरों से बेघर हो गए। उस टाइम इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए, मैं वो पेपर भी आपको शो कर सकता हूँ। 1999 में जो इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किया था कि हम आपको नौकरी, बिजली, हॉस्पिटल, एजुकेशन फ्री कर देंगे, ये NHPC ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था। बट उसमें से एक भी एग्रीमेंट इन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बदले इन्होंने क्या किया कि हमें गिफ्ट में 690 दिया और साथ साथ CSR पैसा हमारा टंगमर्ग वालों को दिया, अनंतनाग वालों को दिया, यहाँ से बाहर दिया। हालांकि हक हमारा है, CSR पैसा बोनियार का हक है। PM पैकेज कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की तरह कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात जम्मू में मुकीम रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन ने जम्मू में 197 रोज भी से एहतजाजी धरना जारी रखा। रिजर्व कैटेगरी के ये मुलाजमीन हुकूमत से टारगेट किलिंग के पेश नज़र उन्हें वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि ये सब मई के महीने में रजनी भल्ला के कत्ल के बाद वादी से फरार हो गए थे। उनका कहना है कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि रिजर्व कैटेगरी के कई मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुदाखलत की दरख्वास्त की, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। 197 दिन हो चुके हैं, आश्वासन भी दिया है, कमेटी भी बनाई गई है, तो फिर उस आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता जो दिखाती है उसके लिए ग्राउंड पे कौन सा कंक्रीट स्टेप उन्होंने आज तक लिया है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, बिल्कुल आपने जब शुरुआत की थी हम उस हालात में कश्मीर से निकले थे। देखिए हमने 15 साल वहाँ सर्विस की हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से निकलना पड़ा? हालात कुछ ऐसे थे, जब निकले हैं यहाँ पर धरने में बैठे हैं, बातचीत भी सरकार के साथ चल रही है, तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है कि हमारी सैलरी ही बंद कर दी है। ठीक है, क्या सैलरी बंद करने के बाद इन कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि प्रशासन के साथ खड़ा है? आज प्रशासन को ये चाहिए था कि इस मुश्किल की घड़ी में इनके ऊपर मुसीबत है, इस वक्त एक तरफ से गन की मार है तो दूसरी तरफ से पेन की भी मार है। इस मुसीबत की घड़ी में एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कम से कम प्रशासन को सबसे पहले जिन कर्मचारियों की सैलरी पिछले 6 महीने से बंद है, LG साहब ने खुद हमें अश्योर किया और उसके लिए कमेटी बनाई है कि वो ट्रांसफर पॉलिसी पे काम करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो कमेटी ने अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। देखो हम पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे थे, हमने हर गवर्नमेंट के आगे अपनी अपील की कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। हम गवर्नर साहब का थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना और एक कमेटी भी फ्रेम की, लेकिन वो कमेटी काम क्यों नहीं कर पा रही है हमें ये समझ नहीं आ रहा है। और साथ में हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें अनऑथराइज लेटर निकाल के या सैलरी बंद करके इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाहर से बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा, जैसे सर ने कहा कि घर वापसी बहुत होती है। घर वापसी तो आप छोड़िए, बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आकर शरणार्थी बने हैं, इनको आप कंधों पे ले लेके घूम रहे हो। तो हम लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं और कश्मीर के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई हमें वहां से यहाँ ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। तो क्या उसके लिए आप हमारे लिए कुछ सीरियस? जिला पुंछ में DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं, पथराव जैसे वाकयात अब नहीं हो रहे और नौजवान अपनी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं और पुलिस की यही कोशिश है कि उसकी तरफ से शहरियों को कोई मुश्किल न हो। इलेक्शन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले भी जो इलेक्शन हुए वो पुरअमन तरीके से हुए और आइंदा भी खुश उसलूबी से चुनाव कराने की कोशिश होगी। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और होने की उम्मीद रखते हैं जल्द ही। इस वक्त अमन व अमान का माहौल है पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर।
अगर आप देखें तो किसी तरह का आवाम को आज की तारीख में हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, इसको हर तरीके से श्योर किया गया है। किसी के साथ ज्यादती किस तरह की फोर्सेस या पुलिस की तरफ से ना हो, इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है। किसी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई और दूसरा आदमी खलल ना डाले, परेशानी पैदा ना करे, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जहां तक के जो हड़तालों का, बंद कॉल का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला, स्कूलों को बंद करने का, कॉलेजों को बंद करने का सिलसिला पीछे रह चुका है। आज नौजवान बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर अपना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं और इसी तरीके से लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हालात बहुत अच्छे हो। पीडीएफ चेयरमैन हकीम यासीन ने फिर एक मरतबा से मरकज पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराए ताकि आवाम को नुमाइंदगी हासिल हो सके। उन्होंने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में बदलाव लाया जाएगा जिससे नौजवानों और आम लोगों का फायदा होगा, मगर ज़मीनी सतह पर ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि पीडीएफ की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया और इस दौरान पार्टी को मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत हुई। यहाँ के लोग जिन मुश्किलात का सामना करते हैं उस बारे में चर्चा हुई। इलेक्शन को तो होने चाहिए क्योंकि जो भी हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन मरहलों से गुजरना था इस इलेक्शन प्रोसेस को, उन्होंने वो तकरीबन वोटर लिस्ट तक कंप्लीट कर दिए। अब उसको चाहिए कि वो यहाँ पर एक अवामी सरकार का इनेकाद कराने का बंदोबस्त करे, इलेक्शन कमीशन से रुजू करके यहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद कराएं ताकि लोग जिस मुसीबत और दलदले में इस वक्त फंसे हुए हैं, गुनागो मुश्किलात का सामना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने वादा उनके साथ किया है कि हम एक बदलाव लाएंगे, अभी उस बदलाव की तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रीन जे के ड्राइव के तहत आज खोरी बटापुरा कुलगाम के जंगलात गगननाड़ गुजर बस्ती में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। महकमे जंगलात के कंजर्वेटर साउथ सर्कल इरफान अली शाह ने कहा कि महकमे जंगलात ज़िला कुलगाम के जंगलाती और सयाहती इलाकों में ढांचा मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। इस मौके पर DFO कुलगाम सैयद वसीम गुल, रेंज अफसरान विशु DH पूरा और कुलगाम के अलावा दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। हमने ये देखा कि इको टूरिज्म के हवाले से जो काफ़ी पोटेंशियल है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हमने DFO साहब और उनकी जो टीम है यहाँ पे, इन सबको हिदायत दी हुई है कि हमें जो है यहाँ पे इको टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। उसमें हम हट्स भी बनाएंगे, उसमें हम जो बाकी टेंटिंग एकोमोडेशन है, वो टेंट कॉलोनीज है, वो भी सेटअप करेंगे। खासकर जो यहाँ पे सीज़न जो होता है टूरिस्ट सीज़न, उसमें यहाँ पे यात्री आए, उसमें यहाँ पे टूरिस्ट आए, उसमें यहाँ पे आवाम आए, ताकि जो यहाँ पे लोकल लाइवलीहुड्स है वो जनरेट हो जाए और जो लोकल GDP है उसमें भी जो है आवाम को जो है फ़ायदा पहुँचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कावरा गांव बिरवा में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में हल्का इंतखाब बिरवा के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर शफी वानी, हल्का इंतखाब खान साहब के नामजद उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट और दीगर लीडरान मौजूद रहे। कन्वेंशन खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्लॉक सुखनाग के मुख्तलिफ इलाकों को बिरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के हदूद के साथ जोड़ने के बाद वोटरों और वर्करों को अपनी जानिब लुभाने और जानकारी के लिए मुनक्किद किया। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बिरवा हल्के के साथ जोड़ दिए गए लोगों का वो इस्तकबाल किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आने वाले इंतखाब में कामयाब होकर तमाम लोगों को तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल करेंगे। तहस नहस करने का जो स्टेप किया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाइफरकेट किया गया, उनका डिसेक्शन हो गया, कोई एरिया किसी एरिया से मिलाया, कोई एरिया अनंतनाग को डोडा और पुंछ राजौरी से मिलाया। वैसे ही खान साहब के कुछ एरिया बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले और बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ एरिया जिसमें खाक ब्लॉक, वो खान साहब एरिया से चले। इनका तारुफ हो गया, उनसे मुलाकात करें, उनका सुने, उनको जाने पहचाने। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मिशन है। हमारा सिर्फ वोट लेने का मुद्दा और मकसद नहीं है। बेशक सरकार ने, डिलिमिटेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, LG गवर्नमेंट ने इनको तकलीफ दिया, मगर हमें हुक्म है कि इनको ये तकलीफ अपने आंखों से, अपने हाथों से उसको दूर करो ताकि लोगों को कोई मुसीबत इससे ज़्यादा ना आए।
जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से आज चेयरमैन शाह फयाज और ज़िला सदर लून अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में एक खामोश एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक रखने के लिए हाथों में प्ले कार्ड उठाए थे और आवाम तक ये पैगाम पहुँचाने की एक पहल थी। दूसरी तरफ ये असातिज़ा NPS स्कीम को लागू करने का सरकार से मुतालबा कर रहे थे। एसोसिएशन ने हायर सेकेंडरी से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस तक एक बेदारी रैली निकाली। रैली में असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आप कुछ ही दिनों पहले एक सर्वे में स्लॉट 2 पे आया है कंट्री में हमारी जम्मू कश्मीर। जो यूज़ है इस वक्त जो ड्रग्स का है, बहुत सारे ड्रग्स का हो रहा है, तो उसको बेदारी मुहिम चलाने के लिए हमने एक हमारी ये मैसेज है। और दूसरी मैसेज हमारी ये है कि जो हमारा OPS है वो रजिस्ट्रार कंट्री में आवाज़ चल रही है थ्रू आउट कंट्री, हर किसी जगह। इसी तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में मुलाजिम है वो भी चाहते हैं यहाँ पे रेस्टोर OPS हो। बस यही 2 मकसद हमारे इस आज के प्रोग्राम। हमारा जो है आज का जो मेन मकसद जो इसका है वो है नशा मुक्त भारत। उसके बाद है हमारा नशा OPS NPS मुक्त भारत। ये 2 मुतालबात है हमारे। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा है कि स्लॉट में हमारा जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आया है। दैट्स वाई कि हम मजबूर हुए कि सोसाइटी के लिए हमारी मैसेज है कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये जो ड्रग्स का मामला है यहाँ पे, चूँकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये दूसरी पोजीशन पे आया है, तो चूँकि यहाँ पे नशे से हमारे जो नौजवान हैं वो बीमार हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नौजवान यूथ हमारी है ये चोरी करने भी मजबूर होते हैं, चूँकि इनको नशे की लत पड़ गई है। तो PDF सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकज़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत कह रही है कि रिश्वतखोरी ख़त्म हुई है, मगर जिस तरह से मुख्तलिफ धांधलियों के मामलात सामने आ रहे हैं उससे हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के साथ ज़्यादती की जा रही है और उनकी मेहनत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो बोर्ड उन्होंने ही तश्कील दिए, जिनकी सिलेक्शन उन्हीं के वक्त में हुई, उन्हीं ने करवाई, उसी पर वो अब कमीशन बिठाते हैं, तहकीकात करवाते हैं। लिहाजा तमाम चीज़ों का जवाब यही है कि करप्शन ख़त्म हुई है या नहीं हुई है या बढ़ा है। इसका जवाब वो बज़ाति खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, करप्शन है। इसीलिए उनको ये लिस्ट वगैरह जो बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने एग्ज़ाम पास किए थे, अब कौन ज़िम्मेदार है? सरकार को चाहे कि बच्चों के बजाय उन लोगों को सज़ा दी जाए जो इसमें मुलविस है, न कि उन बच्चों का जो उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा।